गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 को पढ़ा है। अब आप देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज को। ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें हमको 4-5 दिन लगेंगे सोल्व करने के में। और दूसरी बात, आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक एक्सरसाइज तो 4.6 से जहाँ से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है, इसके अलावा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके 4.2 में से आता है, या बोर्ड क्लासेस में जब कभी भी पेपर आता है तो जो आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा है, या तो फिर वो 4 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक्स से होगा और उसी के साथ और लग के क्वेश्चन 4.2 का दे रखा होगा। तो आप या तो 4.2 को पढ़ो या मैट्रिक्स को पढ़ो, तो एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स का साथ 4.2 का ज़रूर आएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4.2 का एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है और 4.6 के साथ मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐड होकर आ जाता है। तो 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऐसा सोचना मत कि हम इसको इग्नोर मार दें। ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए उठाया है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे बस। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसके कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो आपको गिवन है, आपको जो भी डिटर्मिनेंट गिवन है, अगर आप उसकी किसी एक रो को उसके किसी भी रो को कॉलम में जब चेंज कर देते हो, जैसे मान लीजिए उसके रो नंबर 1 को कॉलम 1 कर दिया, रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 कर दिया, रो नंबर 2 को कॉलम 2 कर दिया, रो नंबर 3 को कॉलम नंबर 3 कर दिया, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होगा, मतलब उस डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो तो आपके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लिया है, मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी गई है तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 0, है ना। अब इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, और फिर इसका फिर से डिटर्मिनेंट फाइंड करा गया, तो देख लीजिए इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 0। तो इसका और इसका दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करा तो आपको आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके आती है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। अब यहाँ पर यूँ बोला है, अगर आप किसी भी 2 रो को अगर आप एक्सचेंज करते हो, जैसे कहने का मतलब है ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। अगर आप क्वेश्चन में चाहते हो कि रो नंबर 1 की जगह पर शिफ्ट हो जाए रो नंबर 2, मतलब ये चल जाए ऊपर और ये वाली टर्म आ जाए नीचे, समझ रहे हो आप बात को। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैंने जो प्रॉपर्टी ली है, तो क्वेश्चन ये है 2 - 3 5 6 0 4 1 3 1 5 - 7। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जो रो नंबर 1 है उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया रो नंबर 2 से। कहने का मतलब है ये 2 - 3 5 आपको यहाँ पर दिख रही है रो नंबर 2 पे, और जो रो नंबर 2 है 6 0 4 ये आपको रो नंबर 1 पे दिख रही है। तो मैंने किसी एक रो को, ज़रूरी नहीं है रो, मैं चाहता तो कॉलम भी लिख सकता था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉलम। तो जब आप इनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आंसर का सिंबल भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ, 20 को 2 से करा तो 40, ये माइनस की जगह माइनस 18 का 13 हुआ यहाँ पर, ये 150। 190 में से 138 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे। तो आपका डिटर्मिनेंट का यहाँ पर वैल्यू आ रही है 52। अब आपने जब यहाँ पर इसको इंटरचेंज करा तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये हुआ माइनस का 24, ये हुआ प्लस का 52।
रुकिए एक सेकेंड। 21 माइनस 25 माइनस 24। एक सेकेंड में वैल्यू फाइंड कर लूँ। 2 माइनस का 20 होगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, ये माइनस का 20 आएगा, गलती समझ में आ गई है। माइनस का 20 को 2 से करा तो माइनस 40 ये सर, तो यहाँ पर आपके आया 150 माइनस 178। तो 150 में से 178 माइनस करा तो माइनस का 28 बचा। क्लियर है? यहाँ पर माइनस का 28 बचा, यहाँ 52 में से 24 को माइनस करा तो प्लस का 28 बचा। तो देखिए, अगर किसी रो को या कॉलम को जब इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसके डिटरमिनेंट का सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये होती है कि जैसे आपको डिटरमिनेंट दे रखा था तो इसका आंसर आया -28, लेकिन मैंने इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि इसके रो को मैंने शिफ्ट कर दिया, रो नंबर 2 बन गई रो नंबर 1। तो शिफ्ट होने से आपका डिटरमिनेंट का सिंबल भी चेंज हो गया है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपका सबसे ज़्यादा काम आएगी। इस प्रॉपर्टी का अंदर ये लिखा हुआ है, अगर कोई सी भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल का मतलब होता है कि कोई सी भी दो रो या कॉलम अगर आपको सेम दिखती है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 2, ये कॉलम नंबर 1 है, और यहाँ देखिए 2 3 2, तो मुझे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 इक्वल दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कॉलम हो, आपको रो भी मिल सकती है, पर ध्यान देना है कोई सी भी दो रो या कोई सी भी दो कॉलम अगर सेम आती है तो हमको उस प्रॉपर्टी का थर्ड का यूज़ करके हमको डायरेक्ट लिखना है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब आप चाहो तो पूरा डिटरमिनेंट फाइंड करके निकाल लो, या इस प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हो कि दो रो और दो कॉलम के इक्वल होने से हमारे डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ये सबसे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली प्रॉपर्टी पूरे 4.2 के अंदर। फिर अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है कि किसी भी एक एलिमेंट के रो या कॉलम के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट नंबर आता है उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मैं बात आपको पहले भी समझा चुका हूँ। डिटरमिनेंट के अंदर ये 102 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 134 है, ये 736 है। तो अब देखिए, मैं 102 को 17 इंटू 6 कह सकता हूँ, 18 को 3 इंटू 6 कह सकता हूँ, 36 को 6 इंटू 6 कह सकता हूँ। तो देखिए, मुझे पूरे रो नंबर 1 के अंदर, अब अपन डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। पूरी रो नंबर 1 के अंदर से मुझे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? 6। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग कॉमन 6 बाय रो नंबर 1। तो मुझे रो नंबर 1 में ही 6 कॉमन दिख पा रहा है बस, तो मुझे उस स्टेप को लिखना पड़ेगा कि मैं रो नंबर 1 से 6 को कॉमन ले रहा हूँ। तो उस 6 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो देखिए, 6 को बाहर निकालने से दो रो नंबर 1 और रो नंबर 3 आइडेंटिकल दिख गई। अभी जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था, आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे कि हम क्या करें। लेकिन जैसे कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करा कि अगर कोई कांस्टेंट होता है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, और उस कांस्टेंट को जैसे ही बाहर निकाला हमको दो रो आइडेंटिकल दिख गई, और आइडेंटिकल के दिखने से हम डायरेक्ट कह देंगे इस प्रॉपर्टी का कि उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके आती है कि अगर कोई भी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि उसके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, तो आप उसको एक्सप्रेस करके कैसे लिख सकते हो, उसको स्प्लिट करके, उसको तोड़ के कैसे लिखोगे। तो जैसे कि मैं आपको प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ABC लिखा हुआ है, या रो नंबर 2 में देखो, यहाँ पर देखो हर डिजिट के बीच में प्लस का साइन आ रहा है। A के बाद A और 2X के बीच में प्लस, B और 2Y के बीच में प्लस, C और 2Z के बीच में प्लस। यहाँ प्लस भी आ सकता है और यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा इस बात को। यहाँ बोला है कि इसको प्रूव करो कि 0 के बराबर है। तो अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या काम करती है कि जिस रो
जिस रो या जिस कॉलम में प्लस या माइनस का साइन आता है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो एक्सप्रेस? तो देखिए, ये जो प्लस का सिंबल है ना, इसके बाद वाले एलिमेंट अलग डिटर्मिनेंट में और इसके पहले वाले सिंबल अलग डिटर्मिनेंट में। तो देखिए, प्लस के पहले क्या है ए, प्लस के पहले क्या है बी, प्लस के पहले क्या है सी। तो रो नंबर 2 में देखो ए बी सी अलग हो गए और बाकी ये ऊपर का ए बी सी एक्स वाई जेड नीचे एज इट इज़ दे रखे हैं। अब इधर देखो ऊपर ए बी सी ये लिखा हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जेड इधर लिखा हुआ है। अब रो नंबर 2 में देखो प्लस के बाद वाले 2x 2y 2z, तो 2x 2y 2z मैंने अलग लिख दी है। अब फिर से देखा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हो गई। दो चीज़ें आइडेंटिकल हो गई और आइडेंटिकल होते आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या कह देते हो? 0। प्लस की जगह प्लस लिखा। रो नंबर 2 में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो फिर से देखो ए बी सी ऐसा रखा, ऐसा एक्स वाई जेड बचा और इधर भी एक्स वाई जेड बचा। फिर यहाँ पर देखा कि दो रो आइडेंटिकल आ रही है और आइडेंटिकल आने से 0 हो गई, तो 0 + 0 आपके 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बताई गई है ये होता है जो अपन ने 3rd चैप्टर के अंदर ऑपरेशन से अप्लाई करना सीखा था ना, R1 बराबर R1 + 3R2 जो अपन ने ऑपरेशन से अप्लाई करने सीखे थे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर आप ये ऐसे ऑपरेशंस को अप्लाई करना सीखोगे, जो कि मैं आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा। ये अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, ये ऑपरेशन आपको डायरेक्ट अप्लाई करने पड़ते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो बाकी का आज आप प्रॉपर्टी को कॉपी करिए, बाकी क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना, अच्छे से क्वेश्चन को करना, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है।